प्यारे व्यूअर्स, आप सभी का मॉडर्न एजुकेशन में फिर से वेलकम है, स्वागत है। और कल का ही पार्ट्स का आज हम लोग फिर से व्याख्या करेंगे। ये दूसरा पार्ट्स है भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल, उससे संबंधित जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन में है, लिखा हुआ है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने किया। यानी जो चित्तौड़ है उसको चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं, और उसमें जो दुर्ग बना हुआ है यानी जो किला बना हुआ है उसके बीच में जो विजय स्तंभ है, इस स्तंभ का निर्माण किसने किया था। इसमें ऑप्शन है राणा संगा, राणा रत्न सिंह, राणा हमीरदेव और राणा कुंभा। तो इनमें से किसके द्वारा है से विजय स्तंभ का है से निर्माण कराया गया। तो इसमें है ऑप्शन नंबर जो डी है राणा कुंभा। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो राणा कुंभा को ऐसे कुंभकर्ण सिंह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? कुंभकर्ण सिंह। राणा कुंभा को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं कुंभकर्ण सिंह। इसका जो जीवन काल है 1417 से 1468, 1417 से 1468 के बीच इसका जीवन काल है। और ये कहाँ के शासक थे? तो ये मेवाड़ के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। और इसके वंश का नाम क्या था? तो इसके वंश का नाम था सिसोदिया वंश। याद रहना चाहिए कौन से वंश से है? सिसोदिया वंश। अब हम लोग आते हैं इस विजय स्तंभ के बारे में कि ये विजय स्तंभ क्यों बनाया गया। तो विजय स्तंभ बनाने का कारण है कि राणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी, राणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी, राणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में एक लड़ाई हुई थी, जिस लड़ाई का नाम है सारंगपुर की लड़ाई। क्या नाम है? सारंगपुर की जब लड़ाई होती है 1437 ईस्वी में। कब लड़ाई होती है? 1437 ईस्वी में सारंगपुर की लड़ाई होती है राणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में। इसमें है से राणा कुंभा की विजय होती है। किसकी विजय होती है? राणा कुंभा की विजय होती है। और इस खुशी में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करना शुरू करता है। विजय स्तंभ का निर्माण की शुरुआत जो होती है 1440 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया जाता है, और ये बन के तैयार हो जाता है 1448 ईस्वी में। यानी ये 1440 और 1448 के बीच में विजय स्तंभ बनाया जाता है। ये विजय स्तंभ का जो ऊंचाई है वह लगभग ऐसे 37.19 मीटर, 37.19 मीटर और लगभग 122 फीट इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा जो है इसको ऐसे लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है, और ये 9 मंजिला है। कितने मंजिल का है? 9 मंजिला ये विजय स्तंभ को बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 122 फीट है। और इसके जो वास्तुकार है यानी इसके जो डिजाइन करने वाले हैं वास्तुकार, उसका नाम है राव जैता। वास्तुकार का क्या नाम है? वास्तुकार का नाम है राव जैता। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पर ये वास्तुकार जो है राव जैता है। विजय स्तंभ को और नाम से भी जाना जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। कृति स्तंभ उसको कहते हैं, विष्णु स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। यानी विजय स्तंभ का एक और नाम क्या है? कृति स्तंभ, और विष्णु स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से ये जो चित्तौड़गढ़ के जो दुर्ग है उस दुर्ग के बीच में राणा कुंभा के द्वारा एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया जाता है। अब ऐसे ये चित्तौड़गढ़ अभी वर्तमान में कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ वर्तमान में कहां पर है? हमारे भारत का एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का ये जो दुर्ग है वहां पर है। अब ऐसे अभी के समय में राजस्थान की जो राजधानी है वो कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर है?
जयपुर उसकी राजधानी है और वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग में बांटा हुआ है। यानी राजस्थान में 41 जिले हैं, 41 जिले और उसको 7 संभागों में बांटा गया है। किसको? राजस्थान को। राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है जिसको हम लोग जैसलमेर कहते हैं, क्या कहते हैं? सबसे बड़ा जिला का नाम क्या है? जैसलमेर। और छोटा जिला जो है धौलपुर है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न है स्क्रीन में, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? यानी नालंदा जो विश्वविद्यालय है भारत में किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन विश्वविद्यालय है ये बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। इसकी जो स्थापना यानी इसकी जो स्थापना जो है गुप्त वंश के जो कुमार गुप्त प्रथम थे, कुमार गुप्त प्रथम, यानी ये कौन से वंश के? गुप्त वंश के, जिसका नाम है कुमार गुप्त प्रथम। यानी कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। ये कब किए थे? 5वीं शताब्दी ईस्वी में। 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के द्वारा जो कुमार गुप्त प्रथम है वो 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए। अब जब गुप्त वंश का पतन हो जाता है तो गुप्त वंश के पतन के बाद इसका जो संरक्षण है, इसका बचाव जो है, ये जो विश्वविद्यालय का बचाव है वो पाल वंश के द्वारा और बहुत सारे अन्य में जो स्थानीय शासक थे उसके बाद स्थानीय शासकों ने किया। यानी गुप्त वंश के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण कौन करते हैं? पाल वंश के द्वारा। और जब पाल वंश का भी पतन हो जाता है, जो स्थानीय शासक रहते हैं, स्थानीय शासकों के द्वारा ऐसे नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की के बहुत सारे देशों के छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, एजुकेशन हासिल करने के लिए। कहाँ पर आते थे? नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ से आते थे? कोरिया हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की के सभी छात्र कहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए? नालंदा विश्वविद्यालय में। उस समय वहां पर कौन कौन से विषय की पढ़ाई होती थी? तो वहां पर ऐसे धर्म का, साहित्य, दर्शन, यानी धर्म, साहित्य, दर्शन, खगोल विज्ञान आदि विषयों की वहां पर पढ़ाई होती थी। इसके अलावा वहां पर चिकित्सक की भी पढ़ाई होती थी। किसकी? चिकित्सक की भी पढ़ाई होती थी। कहां पर? नालंदा विश्वविद्यालय में। इसका जो परिसर था, जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो परिसर था वो बहुत ही विशाल, कई कमरे थे और 7 सबसे बड़े कक्ष में आते थे। बड़ा बड़ा जो हॉल होता है वो 7 गो हॉल थे। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके लिए जो पुस्तकालय बना हुआ था, लाइब्रेरी बना हुआ था, वो 9 मंजिला था। पुस्तकालय क्या था? पुस्तकालय 9 मंजिले थे। यानी 9 मंजिला में यह पुस्तकालय बना हुआ था और इसमें 3 लाख से अधिक किताबें थे। 3 लाख से अधिक किताबें थे। नालंदा विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय जो बना हुआ था वो 9 मंजिला पुस्तकालय थे और वहां पर 3 लाख से अधिक ऐसे वहां पर क्या थे? किताबें थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में, कब की बात हो रही है? ये बना कब है? 5वीं शताब्दी में। और 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में जब 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण वहां पर ऐसे बख्तियार खिलजी, क्या नाम है? बख्तियार खिलजी।
बख्तियार खिलजी जब आक्रमण करते हैं तो आक्रमण के दौरान ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको नष्ट कर दिया जाता है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया जाता है। कब किया जाता है? 12वीं शताब्दी में बख्तियार जो खिलजी है उसके आक्रमण के कारण ये नष्ट हो जाती है। अब है कि अब वर्तमान में आते हैं कि वर्तमान में जो बिहार जो है यानी नालंदा विश्वविद्यालय जहां बना हुआ है जो बिहार, तो ये बिहार है से वर्तमान में इसकी जो राज्य बना है वह 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य बना है। बिहार राज्य कब बना है? 22 मार्च 1912 ईस्वी में ये बंगाल से अलग होके एक राज्य बना। इसमें अभी वर्तमान में 28 जिले हैं। कितने जिले हैं? वर्तमान में 28 जिले हैं और इनमें से जो सबसे बड़ा जिला है जिसका नाम है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण बिहार राज्य के सबसे बड़ा जिला का नाम है और छोटा जिला शिवहर है और शेखपुर है। शिवहर और शेखपुर ये छोटे जिले में आते हैं। ये बिहार जो है प्राचीन समय में इसको मगध कहा जाता था। याद रखिएगा, इसको किस नाम से जानते थे? मगध कहते थे। और इसकी जो राजधानी होती थी वह पाटलिपुत्र होता था। पाटलिपुत्र, जिसको आज हम लोग ऐसे पटना के नाम से जानते हैं। और आज भी बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। लेकिन एक समय था इसको बिहार नहीं कहा जाता था, इसको मगध कहा जाता था। याद रखिएगा, इसको मगध कहा जाता था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, गारो हिल्स कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। तो ये जो गारो हिल्स है वह मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में स्थित है, जिसको गारो हिल्स के नाम से जानते हैं। अब है कि जो मेघालय जो है इसमें वहाँ के जो पर्वतमाला है, ये गारो हिल्स क्या है? गारो और खासी वहाँ की पर्वतमाला है और वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, जनजाति लोग हैं, उसको गारो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गारो। तो इसी के नाम पर ये गारो हिल्स नाम रखा गया है। और ये जो मेघालय का ये जो गारो हिल्स जो है ये दुनिया का सबसे नम जगहों में से एक है। नम का मतलब है कि नमी। यहाँ पर दुनिया में जितने भी ऐसे स्थान है जहाँ पर नमी रहते हैं, वैसे ही भारत में मेघालय का ये जो गारो हिल्स है वो बहुत ही नमी वाले इलाके हैं। इसका नाम है से मेघालय क्यों पड़ा है? मेघालय मेघ आलय, मेघ का मतलब क्या होता है? बादल, और आलय का मतलब होता है घर, यानी बादलों का घर। इसीलिए इसको मेघालय नाम रखा गया है। मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मासिन राम। क्या नाम है? मासिन राम। ये मासिन राम में दुनिया का सबसे अधिक वर्षा अगर कहीं पर होती है तो मेघालय का ही ये स्थान है जिसको मासिन राम कहते हैं। वहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। अब ये जो गारो जो जनजाति हैं, इन जनजाति में मात्र सत्तात्मक होता है, यानी यहाँ की जो सत्ता होती है वो माता के हाथों में होती है। इसीलिए इसके समाज को मात्र सत्तात्मक कहा गया है। और ये गारो हिल्स में जो ये कबीले हैं, गारो कबीले जो हैं, इस कबीले के अंदर में, अपने कबीले के अंदर में विवाह प्रतिबंध है। विवाह क्या है? प्रतिबंध है। यानी विवाह है से आप अपने कबीले के अंदर में नहीं कर सकते हैं। आपको अगर विवाह करना है तो दूसरे कबीले में आप कर सकते हैं। इसके अलावा है से अगर अभी वर्तमान में अगर आते हैं तो ये जो मेघालय है इसकी जो राजधानी है ये शिलांग है। इसकी राजधानी का नाम क्या है? राजधानी शिलांग है। मेघालय की राजधानी शिलांग है और वर्तमान में इसमें 12 जिले हैं। कितने जिले हैं? 12 जिले वर्तमान में मेघालय का ये जो राजधानी शिलांग है और ये मेघालय राज्य में अभी वर्तमान में 12 जिले। इसकी स्थापना है से 1 अप्रैल 1970 में किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1970 ईस्वी में मेघालय राज्य की स्थापना किया गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट में, यहाँ पर लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है इसका नाम है ईटानगर। क्या नाम है?
ईटानगर। अब इसमें कुल जो जिलों की संख्या है वो 28 है, यानी अरुणाचल प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? 28 हैं। मणिपुर का जो राजधानी है वो इम्फाल है और यहाँ पर जिलों की संख्या 16 है। मणिपुर का जो राजधानी है उसका नाम है इम्फाल और कुल जिलों की संख्या कितना है? 16 जिले हैं। नागालैंड का जो राजधानी है जिसका नाम है कोहिमा और कुल जिलों की संख्या कितना है? 17 है। कोहिमा और जिलों की संख्या 17। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास में स्थित है। यानी एक गार्डन है जिसका नाम है मुगल गार्डन। ये कहाँ पर है? तो भारत का जो राष्ट्रपति भवन है उस भवन में ही जो उसका आधिकारिक जो निवास स्थान है राष्ट्रपति भवन, वहीं पर एक गार्डन है जिसको मुगल गार्डन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। और ये जो गार्डन हर साल जनता के लिए कब खोल दिया जाता है? इस गार्डन को जनता के लिए घूमने के लिए वह कौन से महीने हैं जब ऐसे इस गार्डन को आम जनता के लिए खोल दिया जाता है? ऑप्शन में है जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च और अप्रैल मई। तो ये जो मुगल गार्डन है ये जनता के लिए हर साल फरवरी मार्च के महीने में खोल दिया जाता है और ये एसएससी 2017 का प्रश्न है। अब इसका अपग्रेड हम लोग देखते हैं। ये जो मुगल गार्डन है हमारे देश के जो 15वें राष्ट्रपति हैं, कौन 15वें राष्ट्रपति है? द्रौपदी मुर्मू ने 28 जनवरी 2023 को 28 जनवरी 2023 को उन्होंने घोषणा किया और इस घोषणा में ये बात आई कि ये जो मुगल गार्डन है इस गार्डन का नाम है से परिवर्तित करके इसका नाम रखा गया अमृत उद्यान। क्या नाम रखा गया? अमृत उद्यान। तो आने वाले समय में ये मुगल गार्डन से संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे, ये अमृत उद्यान से पूछा जा सकता है। तो इसकी है से घोषणा कब की गई? 28 जनवरी 2023 को। अब इसे अमृत उद्यान के नाम से जानते हैं और इसे पहले मुगल गार्डन के रूप में जानते थे। ये जो गार्डन जो है ये राष्ट्रपति जो भवन है राष्ट्रपति भवन के पीछे साइड बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन के पीछे साइड बना हुआ है और ये विश्व भर के जो रंग बिरंगे जो फूले हैं उन सभी फूलों को वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ वहां पर गुलाब जो फूल होते हैं उस गुलाब के फूल के 250 से अधिक किस्म के वहां पर पौधे हैं। यानी गुलाब का जो फूल है उसके 250 से अधिक किस्म के पौधे वहां पर आपको मिलेंगे। कहां पर? ये मुगल गार्डन, जिसको अभी वर्तमान में नाम परिवर्तन करके इसका अमृत उद्यान रखा गया है और ये फरवरी मार्च में आम जनता के लिए खोल दिया जाता है। अब बात आती है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति जो भवन है इसका निर्माण है से 1912 में शुरू हुआ था और ये बन के तैयार हुआ 1931 में। यानी अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान ही राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। 1912 में इसकी शुरुआत हुई और 1931 तक ये बन के तैयार हुआ। इसे हमारे देश के आजादी से पहले इसको वायसराय हाउस कहते थे। राष्ट्रपति भवन को किस नाम से जानते थे? वायसराय हाउस। वायसराय हाउस के नाम से इसे जाना जाता था और इसमें जो रहते थे गवर्नर जनरल, यानी भारत में जो अंग्रेजों का शासन जो चलता था तो शासन में जो उसके हेड होते थे गवर्नर जनरल, वे यहाँ पर रहते थे। कहाँ पर रहते थे? वायसराय हाउस में गवर्नर और जनरल। गवर्नर जनरल है से
ये वायसराय हाउस में रहते थे, जिसे आज ऐसे हम लोग इसको राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। जब हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब ऐसे राष्ट्रपति बनते हैं 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में जब वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो राष्ट्रपति बनने के साथ ही इसका नाम परिवर्तित करके, यानी वायसराय हाउस का नाम परिवर्तित करके उसको राष्ट्रपति भवन रखा गया। ये जो भवन है इसके कक्ष में लगभग 350 कमरे हैं। कितने हैं? 350 कमरे हैं ये वायसराय हाउस में, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, अब हम लोग ऐसे अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है? यानी इनमें से चारों में कौन ऐसा ऑप्शन है जो गार्डन नहीं है, बगीचा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है हैंगिंग गार्डन मुंबई में, ईडन गार्डन कोलकाता में, वृंदावन गार्डन मैसूर और खुसरो गार्डन लखनऊ। इनमें से कौन ऐसा है जो गार्डन नहीं है, बाग नहीं है, बगीचा नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है ईडन गार्डन, ये कोलकाता में है। ये कोई गार्डन नहीं है, ये क्रिकेट का स्टेडियम है। क्या है? ये स्टेडियम है क्रिकेट का, ईडन गार्डन, जो कहाँ पर है? कोलकाता में है। हैंगिंग गार्डन कहाँ पर है? मुंबई में है। हैंगिंग गार्डन मुंबई में है और इसे 1880 ईस्वी में उल्लास घापोकर, किसने? 1880 ईस्वी में, जिसका नाम है उल्लास घापोकर, उल्लास घापोकर ने 1880 ईस्वी में हैंगिंग गार्डन जो मुंबई में है इसको बनाया। लेकिन वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। वहाँ पर मुंबई में एक बैरिस्टर जो थे जिसका नाम है बैरिस्टर फिरोज शाह मेहता। तो बैरिस्टर जो फिरोज शाह मेहता है उसी के नाम पर इस हैंगिंग गार्डन का नाम चेंज करके अब इसको कहते हैं फिरोज शाह मेहता गार्डन। इसका क्या नाम हो गया? फिरोज शाह मेहता गार्डन। यानी अब इसका नाम चेंज होकर हैंगिंग गार्डन का नाम चेंज करके फिरोज शाह मेहता गार्डन रखा गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1880 में। अब आते हैं यहाँ पर वृंदावन गार्डन जो मैसूर में है। कहाँ पर है? मैसूर में है। इसका ऐसे स्थापना ऐसे 1927 है, 1927 से 1932 के बीच में हुआ था। 1927 से 32 के बीच में इसकी स्थापना किया गया वृंदावन गार्डन जो मैसूर में है। इसके जो स्थापना करने वाले हैं वो मैसूर के जो दीवान थे सर मिर्जा इस्माइल। क्या नाम है? सर मिर्जा इस्माइल। ये मैसूर के दीवान थे। तो मैसूर के जो दीवान थे सर मिर्जा इस्माइल ने वृंदावन गार्डन को बनाया। कब बनाया? 1927 से 32 के बीच में। ये जो वृंदावन जो गार्डन है ये ऐसे कावेरी नदी में जो एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है कृष्णा सागर। याद रखिएगा, कृष्णा सागर जो बांध है वो कौन से नदी में बना है? तो कावेरी नदी में। तो यहाँ पर ऐसे जो कावेरी नदी है उस नदी में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है कृष्णा सागर। कृष्णा सागर जो बांध है, इस बांध के ही नजदीक में वृंदावन गार्डन को बनाया गया है। और ये वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? तो हमारे भारत के कर्नाटक राज्य में है। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। अगला में आते हैं खुसरो गार्डन। क्या लिखा हुआ है? खुसरो गार्डन कहाँ पर है? लखनऊ में, यानी उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ है वहां पर ये खुसरो गार्डन बना है। इसका जो निर्माण है
मुगल बादशाह जहांगीर ने किया था। किसने किया था? जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। क्या नाम है? खुसरो गार्डन। इसमें अपने बेटे, उसका बेटा का नाम, जहांगीर का बेटा का नाम क्या था? खुसरो। जहांगीर के बेटा जो खुसरो थे और उसकी पत्नी शाह बेगम, और उसकी पत्नी का क्या नाम था? शाह बेगम। बेटा खुसरो और पत्नी शाह बेगम, और जहांगीर का जो एक बेटी है जिसका नाम है निसार बेगम। बेटी का क्या नाम था? निसार बेगम। इन सभी का मकबरा भी है खुसरो गार्डन में। उसके बेटा खुसरो और उसकी पत्नी शाह बेगम और बेटा निसार बेगम का वहां पर ऐसे मकबरा बना हुआ है खुसरो गार्डन में। अब हम लोग ऐसे एक नए प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ है, भारत का सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? यानी ये जो सिलिकॉन घाटी है, जिसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, श्रीनगर, देहरादून या बेंगलुरु? तो ये जो सिलिकॉन घाटी है ये ऐसे बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक की राज्य की राजधानी भी है बेंगलुरु। ठीक है, ये जिसको सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? सिलिकॉन घाटी, या फिर इसको ऐसे हम लोग ऐसे भारत की आईटी राजधानी के नाम से जानते हैं। आईटी राजधानी, भारत की जो आईटी राजधानी है, इसको ऐसे बेंगलुरु को आईटी राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, और एक नाम से सिलिकॉन घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारत का ये जो बेंगलुरु जो है, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा नगर में आता है। यानी नगर में अगर ये आता है तो नगर में तीसरा नंबर में आता है, और महानगर में ये 5वां नंबर में आता है। कौन से नंबर में आता है? 5वां नंबर में। अगर नगर की बात करें पूरे भारत में नगरों में अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो वो तीसरा नंबर में ये बेंगलुरु आता है, और महानगर में ये 5वां नंबर में आते हैं। कौन से नंबर में आता है? 5वां नंबर में आता है। अब ये जो बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और प्राचीन समय में ये जो कर्नाटक जो है वह कौन से साम्राज्य के अंदर में था? तो साम्राज्य का नाम है विजयनगर। विजयनगर जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य के अंतर्गत में ये आता था कर्नाटक। तो विजयनगर जो साम्राज्य है, इसकी जो स्थापना है 1537 ईस्वी में। कब किया गया था विजयनगर का? 1537 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना किया गया था। और इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक का नाम है केम्पे गौड़ा प्रथम। क्या नाम है? केम्पे गौड़ा प्रथम। ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक में आते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1537 ईस्वी में। केम्पे गौड़ा प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। यहाँ की जो भाषा थी वो कन्नड़ भाषा थी। कौन सी भाषा थी? कन्नड़ भाषा। विजयनगर साम्राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती थी। जब इसकी साम्राज्य की स्थापना हुई, इसका शासन चला, तो शासन के दौरान बहुत सारे राजा में परिवर्तन हुआ, और अंतिम जो राजा है वह टीपू सुल्तान अंत में यहाँ पर शासन करते हैं। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है वह 1799 ईस्वी तक ऐसे ये शासन करते हैं, और शासन करने के बाद ये जो राज्य है वह अंग्रेजों के हाथों में चला जाता है। और अंग्रेज जो पूरे भारत को प्रेसिडेंसी में बांटे हुए थे, और इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में लाया गया अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा इसे पंजाब ऐसे प्रेसिडेंसी में इसको शामिल किया गया। अभी वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में कर्नाटक में 31 जिले हैं। कितने जिले हैं? 31 जिले हैं वर्तमान में। कर्नाटक में 31 जिले हैं,
और विभाग जो है वह 4 विभाग में बांटा गया है। कितने विभाग में बांटा गया है? 4 विभाग में बांटा गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 नंबर, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। यानी ये जो 4 मठ जो है स्थापित किए गए, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी, ये चारों मठ किन्होंने स्थापित किया? ऑप्शन है रामानुज द्वारा, माधव विद्यारण्य द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा या अशोक के द्वारा। तो ये जो श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी जो है, इस मठ को, ये चारों मठ को आदि शंकराचार्य के द्वारा है से इस मठ को स्थापित किया। यानी ये जो आदि शंकराचार्य जो हैं वह भारत के चारों कोना में 4 मठ स्थापित किए। यानी ये जो आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने क्या किया था? भारत के चारों कोना में 4 मठ स्थापित किए। उनमें से उत्तर में इन्होंने बद्रीनाथ, कौन से मठ को स्थापित किया था? उत्तर में उन्होंने बद्रीनाथ मठ को स्थापित किया उत्तर भारत में। और ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। इसकी राजधानी उत्तराखंड के आप लोग जानते हैं देहरादून। और कुल जिलों की संख्या कितना है? तो यानी उत्तराखंड में 13 कुल जिले हैं। यानी आदि शंकराचार्य के द्वारा भारत के चारों कोनों में उन्होंने मठ स्थापित किया, जिसमें से उत्तर में है बद्रीनाथ। उत्तर में क्या है? बद्रीनाथ। यानी उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ मठ को बनाया गया। दक्षिण में उन्होंने श्रृंगेरी बनाया। दक्षिण में उन्होंने क्या है? श्रृंगेरी मठ स्थापित किया। ये श्रृंगेरी जो मठ है वो कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में। भारत का एक राज्य है कर्नाटक, जिसकी राजधानी कहां पर है? बैंगलोर है। अभी इसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके थे कि उसमें कुल जिलों की संख्या कितना है? 31 है। तीसरा है पूरब की तरफ। अगर हम पूरब की तरफ जाएं तो पूरब में आदि शंकराचार्य के द्वारा है से पुरी मठ को स्थापित किया। पूरब में पुरी मठ ऐसे स्थापित किया गया। और ये पुरी मठ कहां पर है? उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा। और उसकी राजधानी कहां पर है? भुवनेश्वर। कुल जिलों की संख्या उड़ीसा में कितना है? 30 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं? 30। उत्तर, दक्षिण, पूर्व। अब एक बच गया पश्चिम। पश्चिम में उन्होंने द्वारका मठ बनाया। पश्चिम में द्वारका मठ आदि शंकराचार्य के द्वारा पश्चिम में एक और मठ बनाया गया, जिसका नाम है द्वारका मठ। यह गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। और गुजरात की राजधानी आप लोग जानते हैं गांधीनगर। गुजरात में कुल जिलों की संख्या कितना है? 24 है। ये सभी इसलिए लिखा जा रहा है ताकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आ सकता हो सकता है पूछ दे कि गुजरात जो है उसका ऐसे कुल जिलों की संख्या कितना है। तो इस प्रकार से एक में बहुत सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया जाता है ताकि ऐसे आपको विस्तार पूर्वक जानने को मौका मिलेगा। तो ये जो आदि शंकराचार्य द्वारा है से भारत में चारों कोना में उन्होंने 4 मठ को स्थापित किया। उत्तर भारत में बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में है, पूर्व में पुरी मठ उड़ीसा में है और पश्चिम में द्वारका मठ गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। अब ऐसे इस सेशन का अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है। यह एसएससी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। यानी योजनाबद्ध तरीके से बसा शहर कौन सा है।
ऑप्शन में है कोयम्बटूर, नई दिल्ली, चंडीगढ़ और एक है सीलेम। तो इनमें से जो योजनाबद्ध तरीके से जो बसा शहर है वो चंडीगढ़ है। क्या नाम है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। किसका किसका है? पंजाब और हरियाणा। ये जो चंडीगढ़ जो शहर है, ये शहर को योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया है। यानी पूरे भारत में अगर कोई शहर को योजनाबद्ध तरीके से अगर बसाया गया है तो वह है चंडीगढ़। और यह चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी भी है। अब ये योजनाबद्ध तरीके से जब बसाया गया तो ये पंजाब जो है, पंजाब के लगभग ऐसे 28 गांवों को उजाड़ा गया। कितने गांवों को उजाड़ा गया? 28 गांवों को उजाड़ दिया गया। 28 गांवों को, पंजाब के 28 गांवों को उजाड़ दिया गया और ये एक शहर बसाया गया जिसका नाम चंडीगढ़ है। ये नाम से, इसके नाम का भी कुछ अर्थ होता है। चंडीगढ़, ये चंडी का किला, वहां पर एक किला था जिसका नाम है चंडी का किला। चंडी का जो किला है, उस चंडी के किले यानी जो हिंदू धर्म ग्रंथ में जो हिंदू देवी जो दुर्गा है, उसके जो रूप है, एक रूप का नाम है चंडिका। और वहां पर एक मंदिर है जिसको चंडी के मंदिर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चंडी के मंदिर के नाम से जानते हैं। और ये चंडी का जो मंदिर है, ये हिंदू देवी जो दुर्गा है उसी का रूप है, चंडिका जिसको कहते हैं। और इसी के नाम पर ये चंडीगढ़ पड़ा। यानी ये जो चंडीगढ़ जो पड़ा, ये वहां पर जो स्थापित चंडी का जो किला है, चंडी का जो मंदिर है, उसी के नाम पर इस शहर का नाम चंडीगढ़ रखा गया। यह मंदिर आज भी शहर में, आज भी वर्तमान में शहर में है, लेकिन ये पंजाब में नहीं, हरियाणा में एक जगह है, पंचकूला जो जिला है। कौन सा जिला? पंचकूला। पंचकूला जो जिला है हरियाणा का, उस जिले में ये जो मंदिर है आज भी ये वहां पर मौजूद है। अब आते हैं पंजाब। वर्तमान में पंजाब में कुल जिलों की संख्या ऐसे 23 है। कुल जिलों की संख्या 23 है। अब ये बात उठती है कि पंजाब का नाम पंजाब क्यों रखा गया? तो पंजाब जो फारसी भाषा में जो पंज का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है पानी, यानी जहां पर 5 नदियों का पानी जहां पर मिलता है उसी का नाम रखा गया पंजाब। ये पंजाब में 5 वो नदी कौन कौन से नदी हैं? तो उसमें है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। क्या क्या नाम है? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये 5 नदियों का कहां पर मिलते हैं? पंजाब में। और इसीलिए इसका नाम पंजाब रखा गया। पंजाब में कुल जिलों की संख्या कितना है? 23 है। हरियाणा में वर्तमान में भी कुल जिलों की संख्या कितना है? 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। और इन दोनों का, पंजाब और हरियाणा का राजधानी कहां पर है? चंडीगढ़ में पड़ता है। अब हम लोग ऐसे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में लिखा हुआ है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण, यानी महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो ये रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ये किसके द्वारा कराया गया? चेदी है, चालुक्य है, चोल है, पल्लव है। तो ये जो महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर का जो निर्माण कराया गया, ये पल्लवों के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा करवाया गया? पल्लव के द्वारा कराया गया। तो ये पल्लव का एक राजा थे जिसका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम, यानी पल्लव राजा क्या था? नरसिंह वर्मन प्रथम। इसका नाम था नरसिंह
वर्मन प्रथम, यानी नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो पल्लव के राजा थे, उन्होंने 7वीं और 8वीं शताब्दी में, कौन से शताब्दी में? 7वीं और 8वीं शताब्दी में, 7वीं और 8वीं शताब्दी में महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया। रथ मंदिरों का निर्माण कब कराया गया? 7वीं और 8वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया। इस मंदिर में चट्टानों को काट कर बनाया गया है। ये जो मंदिर जो बना है, इसमें चट्टान को काट के बनाया गया है, और ये जो पल्लव शासक की जो कलात्मक क्षमता है उसको दर्शाता है, यानी पल्लव के जो राजा थे, शासक थे, उसकी जो कलात्मक क्षमता है ये दर्शाता है इस मंदिर के द्वारा कि पल्लव लोग कितने कलात्मक थे। तो इसको ऐसे पत्थर को कटिंग करके बनाया गया है। और ये जो रथ मंदिर है, इस मंदिर में 5 रथ बनाए गए हैं, और सबसे बड़ा जो रथ है, पांडव जो 5 पांडव थे, 5 भाई, ठीक है, तो ये पांडव में जो सबसे बड़ा जो भाई था, जिसका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज जो युधिष्ठिर जो थे, उसके नाम पर ऐसे पहला रथ बना था। तो पहला जो रथ बना था, फर्स्ट वाला जो रथ बना था, जिसका नाम है धर्मराज रथ, धर्मराज रथ, यानी पांडवों के ही द्वारा, जो उसके पांडव जो 5 पांडव थे, उसी के नाम पर ऐसे रथ मंदिर पल्लवों के द्वारा निर्माण कराया गया था। जिसमें से पहला जो रथ है वह ऐसे बड़े भाई के नाम पर धर्मराज रथ है। दूसरा जो रथ है, उसके जो दूसरे भाई है उसके नाम पर है, और उसका नाम है भीमरथ। क्या नाम है? भीमरथ। तीसरा जो रथ बनाया गया है वह ऐसे उसके तीसरे भाई अर्जुन के नाम पर बनाया गया है, और उसका नाम रखा गया है अर्जुन रथ, अर्जुन रथ। चौथा नंबर में जो रथ वहां पर ऐसे बना है उसका नाम है द्रौपदी रथ। क्या नाम है? द्रौपदी रथ। और अंतिम में जो 5वां रथ वहां पर आपको मिलेंगे महाबलीपुरम में, जो रथ मंदिर में जो रथ का निर्माण कराया गया है, उसमें 5वां ऐसे दोनों भाइयों को मिला के, नकुल और सहदेव, नकुल और सहदेव, ये दोनों को मिला के नकुल सहदेव रथ बनाया गया है। तो ये महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों के द्वारा कराया गया, जिसमें 5 पांडव के जो 5 भाई हैं, उन सभी के नाम पर ऐसे वहां पर ऐसे इस मंदिर में रथ का निर्माण कराया। अब हम लोग ऐसे अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा इस सेशन का अंतिम प्रश्न है जो आप सभी के लिए रहता है। प्रश्न में लिखा हुआ है, यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया है? यानी भारत का कौन सा ऐसा शहर है जिसको यूनेस्को के द्वारा ऐसे विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया है? उसमें ऑप्शन में है जयपुर, हम्पी, अहमदाबाद और हैदराबाद। ये आपके लिए प्रश्न है, आप इसको कमेंट्स करें, और ऐसे हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी जा रही है वो कैसा लगा, आप उसके बारे में भी कमेंट्स करके और इसको आगे शेयर करें।